आज हम करेंगे कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा के उत्खनन ने राजस्थान की को सभ्यता के क्षेत्र में उसी प्रकार ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बनाया जिस प्रकार सिंधव सभ्यता की खोज में भारत को विश्व में महत्वपूर्ण बना दिया। राजस्थान का यह ऐतिहासिक स्थान गंगानगर जिले में भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ उत्खनन में 2 टीले प्राप्त हुए हैं जो एक दूसरे के अति समीप हैं। सभ्यता की खोज 1947 में स्वतंत्र हो जाने पर पड़ोसी नवनिर्मित पाकिस्तान देश ने अपनी सभ्यता को विश्व में सबसे प्राचीनतम होने का दम भरना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही उसके प्रदेश बन चुके थे। पाकिस्तान के इस दावे को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए भारत के पुरातत्व विभाग ने पूर्वी पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात में उत्खनन कार्य प्रारंभ किए। फलस्वरूप प्रसिद्ध पुरातत्व अमलानंद घोष राजस्थान में कालीबंगा तथा दूसरे महत्वपूर्ण स्थलों को खोज निकाला। अमलानंद के इस कार्य को ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापड़ ने जारी रखा। बालकृष्ण थापड़ को यह कार्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से सौंपा गया था। कालीबंगा सभ्यता के मूल स्रोत। सबसे पहले भग्नावशेष। यहाँ 2 टीले प्राप्त हुए हैं। उन दोनों टीलों के उत्खनन में पुराने मकानों के अवशेष तथा प्राचीर के अवशेष मिले हैं। दोनों टीलों के भवनों में भिन्नता मिली है तथा भवन निर्माण के उपकरणों में भी भिन्नता पाई गई है। भवनों के उन अवशेषों के आधार पर तत्कालीन स्थापत्य कला, नगर निर्माण कला का पता लगाया गया है। साथ ही उन अवशेषों के आधार पर तत्कालीन जनजीवन और आर्थिक अवस्था का भी पता लगाने का प्रयत्न किया गया है। दूसरा, बर्तन। काली सभ्यता में विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं। उन बर्तनों से तत्कालीन कला व विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। रंगों के अलावा ये मृतभांड ये भी स्पष्ट करते हैं कि चौक पर निर्मित होने पर उनकी गढ़न साफ सुथरी नहीं थी। तीसरा, मृण मूर्तियाँ। कालीबंगा के उत्खनन में मृण मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं। इससे यहाँ के निवासियों की मूर्ति कला से का ज्ञान प्राप्त होता है। आभूषण। कालीबंगा में विभिन्न पदार्थों से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। ये मिट्टी से निर्मित चूड़ियाँ, तांबे की मणियाँ भी मिली हैं। इससे स्पष्ट है कालीबंगा के निवासी आभूषण प्रेमी थे। चौसर की गोटियाँ। कालीबंगा के उत्खनन में शतरंज व चौसर की गोटियाँ मिली हैं। बच्चों के मिट्टी के खिलौने मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है बच्चे व युवा दोनों ही मनोरंजन के साधन रखते थे। अस्थियाँ। प्राप्त अस्थियों के आधार पर यहाँ पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं का अनुसंधान किया गया है। पुरातत्व यह विचार रखते हैं यहाँ मनुष्य मांसाहारी थे। ये पशुओं का शिकार करके भी अपना भरण पोषण करते थे। अब सभ्यता का वर्णन करेंगे। इसके प्रथम काल प्राग हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा में प्राग सिंधव या प्राग हड़प्पा सभ्यता के केवल पश्चिमी टीले के निचले स्तरों से प्राप्त हुए हैं। इसमें गहरी एवं काफ़ी चौड़ाई में खुदाई की गई है, जिसमें कच्ची ईंटों से निर्मित परकोटे के भीतर एक बस्ती प्राप्त हुई है। इस निर्माण में प्रयुक्त ईंट कच्ची हैं। परकोटे का निर्माण संभवतः सुरक्षा के लिए ही किया गया है। जब यहाँ में निर्मित भवनों की तुलना हड़प्पा के भवनों से करते हैं तो यह सभ्यता हड़प्पा की विकसित सभ्यता से भी पुरातन लगती है। इसलिए इस प्रथम काल की सभ्यता को पाक हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। हड़प्पा से भी पुरातन होने पर यहाँ के पुरातत्व उपकरण पुरातत्व को यह व्यक्त करने को बाध्य करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का प्रथम काल उनकी उपलब्धियों का काल था। सबसे पहले भवन निर्माण लेंगे इन उपलब्धियों में। तो भवन निर्माण में पश्चिमी टीले का प्राचीर लगभग 2 मीटर चौड़ा है, किंतु भीतर की ओर से इसे 4 मीटर तक चौड़ा बना दिया गया है। इसका निर्माण भी 2 चरणों में किया गया था। इसमें प्रयुक्त ईंटों का आकार 30 बाई 20 बाई 10 सेंटीमीटर है। परकोटे की दीवार जो कि उत्तर से दक्षिण को गई है, उनकी लंबाई 250 मीटर और पूर्व से पश्चिम को गई है, उसकी लंबाई इससे कम है। संभवतः यह 180 मीटर रही होगी। परकोटे के भीतर भवन निर्मित है। भवनों में उन्हीं ईंटों का प्रयोग किया गया है जो परकोटे के निर्माण में प्रयुक्त की गई हैं। कुछ पक्की ईंटें भी मिली हैं। ये सब फनी के आकार की हैं। भवनों की दीवार पर कहीं कहीं मिट्टी का लेप भी मिला है। संभवतः मिट्टी का लेप सभी दीवारों पर चढ़ाया गया है, परंतु प्राग हड़प्पा के भवन हड़प्पा युगीन सभ्यता की भांति पंक्तिबद्ध नहीं हैं। ये एक
सीध में निर्मित नहीं हैं। भवनों में तंदूर नुमा चूल्हे प्राप्त हुए हैं। यहाँ पारिवारिक व्यवस्था के द्योतक हैं। कृषि स्थल कालीबंगा के प्रथम काल में सर्वोत्तम उपलब्धि है कि एक जुते हुए खेत के अवशेष। इससे स्पष्ट है कि उस युग में भी कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। पुरातत्वों के अनुसार कृषि विश्व की में अब तक प्राप्त समस्त कृषि क्षेत्रों में सर्वाधिक प्राचीन है। यह कृषि क्षेत्र परकोटे के बाहर मिला है। इसमें दो तरफा जुताई के फलस्वरूप हराइयों के निशान एक वर्ग जालक के रूप में पड़े हैं। उत्तर से दक्षिण की सीध में पड़ी हराइयाँ एक दूसरे को 1.10 मीटर के अंतर में थी और जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर पड़े केवल 30 सेंटीमीटर के फासले में थी। इस तरह दो तरह की हाइयों को देखने से पुरातत्व अंदाज लगाते हैं कृषि क्षेत्र में संभवतः दो फसलें एक साथ पैदा की जाती थी। कालीबंगा के आसपास आज भी सरसों व चना की मिली जुली खेती इस ढंग की होती है। कालीबंगा के उपकरण जैसा कि इस सभ्यता के प्रमुख स्रोत के रूप में हम मृत भांडों का उल्लेख करते हैं, अतः प्रथम काल की प्रमुख उपलब्धियों में हम कुंभकार की कलापूर्ण कृतियों को मान लेते हैं। अतः पुरातत्वों के ने संरचना के आधार पर इन मिट्टी के बर्तनों को 6 श्रेणियों में विभक्त किया है। प्रत्येक श्रेणी के बर्तनों की विशेषता के आधार पर उन्हें फैब्रिक ए, फैब्रिक बी, फैब्रिक सी आदि संज्ञा दी गई है। सबसे पहले फैब्रिक ए। इस श्रेणी के बर्तनों की बनावट अधिक सुंदर नहीं है, हालांकि इन्हें लाल व गुलाबी रंग से पोत दिया गया है। इन बर्तनों का ऊपरी गोलाकार भाग काले रंग से रंगा गया है। इसके अलंकरण को अधिक सुंदर बनाने हेतु सफ़ेद रंग का भी बीच बीच में प्रयोग किया गया है। अलंकरण की दृष्टि से ही बर्तनों पर रंगों की पट्टियां आड़ी व गोलाकार भी खींच दी गई हैं। अलंकरण के रूप में मृत भांडों पर लकीरें से वृक्षों के आकार की संरचना करके इनके मध्य में कीड़े मकोड़ों के आकार बनाए जाते थे। निर्मित होने वाले प्रमुख भांड थे चल्लेदार पेंदी के कलश, सकोरे एवं खेरी कटोरियाँ। सक्रिय मुँह के कलश भी बनाए जाते थे। इनमें उल्लेखनीय एक पीठा युक्त और दूसरा सक्रिय मोहरी का कलश है। फैब्रिक भी इस श्रेणी के बर्तनों भी चाक पर बनाए जाते थे, परंतु इसका निर्माण फैब्रिक ए के बर्तनों से अधिक सावधानी बरती जाती थी, अतः आकार में ये बर्तन अधिक सुंदर प्रतीत होते थे। इनके ऊपरी भागों पर लाल जिल्द चढ़ाई जाती थी। उस लाल जिल्द पर काले रंग की रेखाएं खींची जाती थी। पेंदी के अलावा बर्तन के शेष भाग को रेतीली मिट्टी के घोल से पोत कर खुरदरा बना दिया जाता था। यदि उसे और अधिक खुरदरा बनाना होता तो गीले पोते के ऊपर किसी कठोर वस्तु से रगड़कर खुरदरा कर दिया जाता था। इन बर्तनों पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण के अभिप्राय से उन पर पुष्प और पशु पक्षियों की आकृतियाँ बना दी जाती थी। एक तीसरा लेंगे फैब्रिक सी। इस श्रेणी के मृत भांड लाल या बैंगनी रंग के होते थे। इनका अलंकरण प्रथम दो श्रेणियों से के भांडों से उत्तम होता था। इसके लेप पर काली स्याही से आड़ी रेखाएं खिंची होती थी। बीच में रीतिबद्ध तरीके से तितली व वृक्ष आदि चित्रांकन किया जाता था। इस श्रेणी के उल्लेखनीय भांड थे वर्तुलाकार व या अंडाकार चपड़ी पेंदी के घड़े, सीधी किनारी की कटोरियाँ व थालियाँ। इसके अलावा सफेद पात्र, नैवेद्य पात्र भी मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्राग हड़प्पा युगीन कालीबंगा के लोग पूजा पाठ भी करते थे। फैब्रिक डी। इन बर्तनों का रंग लाल ही होता था। वे प्रथम दो श्रेणी के भांडों से अधिक मोटे और सुदृढ़ होते थे। इस श्रेणी की कटोरियाँ भी मिली हैं जिनका पैंदा अधिक सुदृढ़ होता था। मिट्टी के तसले भी उपलब्ध हुए हैं और उनको इसी श्रेणी में रखा जाता था। तसले भी घड़ों की भांति अलंकृत होते थे। तसलों का पैंदा छल्लेदार होता था तथा भारी भाग पर अलंकरण किया जाता था। कटोरियाँ तथा सपाट तसलों पर काली रेखाओं से लहरियों का चित्रांकन किया जाता था। फैब्रिक ई। इस श्रेणी के बर्तन लाल रंग के छोटे मजले, मटके, ढक्कन, कटोरियाँ, थालियाँ व नैवेद्य पात्र पाए जाते हैं। इनमें मजले साइज के घड़े भी इस श्रेणी में गिने जाते थे हैं। इनका अलंकरण भी लहरियाँ से किया गया है। इनका अलंकरण काले रंग की आड़ी व तिरछी रेखाओं से किया गया है। लहरियों के अतिरिक्त इस श्रेणी के बर्तनों का अलंकरण मुर्गी, तितली, मछली, विभिन्न पुष्पों के चित्रण से भी किया गया है। फैब्रिक एफ। इस श्रेणी के सलेटी रंग के मृत भांड रखे गए हैं। आकार में यह पूर्व की श्रेणियों से भिन्न नहीं है। इन श्रेणी में थालियाँ, कटोरियाँ व तसले भी हैं, परंतु इनके अलंकरण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यह अलंकरण सामान्य कोटि का ही है। कालीबंगा की प्राग
हड़प्पा युगीन सभ्यता के अन्य उल्लेखनीय उपकरण। उपयुक्त विवरण में केवल कुंभकार की कुशलता का ही परिचय मिलता है। स्पष्ट है प्राग हड़प्पा युगीन कालीबंगा के चाक के प्रयोग से लोग परिचित थे। चाक की सहायता से कुंभकार नाना प्रकार के बर्तन बनाने में समर्थ हो गए थे। बर्तन बनाने के अलावा उसे चित्रकला का भी ज्ञान था, इसलिए वह अपने मृत भांडों को विभिन्न चित्रों से अलंकृत भी करते थे। कालीबंगा के शेषों व पुरातत्व उपकरणों में मिट्टी के बर्तन ही प्रमुख माने जाते हैं, पर इसकी खुदाई अन्य पुरातत्विक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। उदाहरणार्थ करकेतन, बादली पत्थर, यशब के छोटे छोटे फलक, तांबा, घिया पत्थर, तांबड़े पत्थर की मनके। सैंधव सभ्यता की भांति यहाँ पर भी पकी हुई मिट्टी के विभिन्न खिलौने मिले हैं। खिलौनों में खंडित बैल की मूर्ति, गाड़ी के पहिए प्रमुख हैं। इकेरे कड़े तथा हड्डी की सिलाइयाँ भी उपलब्ध हुई हैं। फल काटने के औजार भी मिले हैं। फल काटने के औजार तांबे से निर्मित हैं। इससे स्पष्ट होता है तांबे का प्रयोग कालीबंगा सभ्यता के प्रथम काल में ही होने लगा था। उपयुक्त विवरण के आधार पर निसंदेह कहा जा सकता है कि कालीबंगा का प्रथम काल उपलब्धियों की दृष्टि से उल्लेखनीय था। भारत के प्रमुख व्यवसाय कृषि के यहाँ अवशेष प्राप्त हुए हैं। भवन निर्माण के यहाँ लोग दक्ष थे। ईंटों को पकाना वे जानते थे। नगर की सुरक्षा हेतु परकोटों का महत्व वे समझते थे। मिट्टी के विभिन्न प्रकार की कलापूर्ण बर्तन बनाना उन्हें ज्ञात था। तांबे व पाषाण के वे शस्त्र बनाते थे। गाड़ी से मिले पहिए व खंडित बैल की मूर्तियाँ इस तथ्य का परिचायक है कि माल ढोने में बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। संभवतः आवागमन के साधन के रूप में भी बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता होगा। कालीबंगा के इन अवशेषों व उपकरणों की प्राप्ति के लिए 60 मीटर की गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है। सैंधव सभ्यता की भांति यहाँ के अवशेष भी कई परतों को हटाने में उपरांत मिले हैं, परंतु इस सभ्यता के अवशेषों के पाकिस्तान की चुनौती को स्वीकार करते हुए बता दिया है कि वह जिस हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की प्राचीनता पर गर्व कर बैठा था, उससे भी प्राचीन सभ्यता भारत के राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित हो चुकी थी। उसकी प्रथम पड़त पर जमी बालू रेत इस बात का संकेत देती है संभवतः सरस्वती नदी में कभी भयंकर बाढ़ आई होगी, जिससे विकसित सभ्यता विनाश के काल में समा गई। थैंक यू।